नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की समाजशास्त्र की कक्षा में स्वागत करती हूं। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग सामाजिक संस्थाओं को समझना इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इसके 5 भागों को हम अपनी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज इसका 6ठा भाग हम लोगों की पाठ्य वस्तु है। तो आइए हम लोग एक दृष्टि डालते हैं कि हम अपनी पूर्व की कक्षा में क्या क्या पढ़े हैं और हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने जाना था कि संस्था क्या है। यह संस्था समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किस प्रकार का सहयोग प्रदान करती है, इससे हम सुपरिचित हुए थे। उसके बाद हमने संस्था के प्रकारों को जाना था। हमने जाना था कि संस्था कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, संस्था के प्रकार को जानने के बाद हमने परिवार संस्था को विशेष रूप से पढ़ा था। हमने जाना था कि परिवार की क्या आवश्यकता है। परिवार मनुष्य को एक स्वस्थ सामाजिक नागरिक बनाने में क्या योगदान प्रदान करता है, इससे हम परिचित हुए थे। उसके बाद बच्चों हम नातेदारी संस्था से परिचित हुए थे। इसके बाद हमने विवाह संस्था को जाना था। मनुष्य के लिए विवाह की अनिवार्यता क्यों है, इससे हम सुपरिचित हुए थे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने धर्म संस्था को पढ़ा था। धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या है, धर्म मनुष्य के लिए अनिवार्य क्यों है, धर्म का समाज पर किस प्रकार का नियंत्रण है, इससे हम परिचित हुए थे। उसके बाद बच्चों हम अपनी पिछली कक्षा में शिक्षा संस्था से परिचित हुए थे। हमने शिक्षा का अर्थ जाना था कि शिक्षा किसे कहते हैं। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में हमने शिक्षा की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद हमने शिक्षा का उद्देश्य जाना था और अंत में शिक्षा के कितने प्रकार हैं, इससे सुपरिचित हुए थे। आइए बच्चों, अब हम एक दृष्टि डालते हैं और यह जानते हैं कि हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है। अभी हम जो पूर्व में पढ़ चुके हैं उनकी चर्चा किए हैं। अब हम हमारी आज की पाठ्य वस्तु को एक समग्र दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे। जो हमारे आज के विचार बिंदु हैं वह है आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं। उसके बाद हम भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप प्रचलित है, इससे परिचित होंगे। और वर्तमान समय में जो प्रचलित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अभी हम इस शिक्षा नीति के तहत ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसको हम जानेंगे। और सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसको भी हम जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा की क्या विशेषता है। आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं। बच्चों, जब हम शिक्षा का प्रकार पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अर्थात हमने ये जाना था कि अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो किसी विशेष शिक्षण संस्थान में न दी जाती हो, जिसके लिए कोई विशेष नियम ना हो, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। लेकिन औपचारिक शिक्षा वह है जो शिक्षण संस्थानों में दी जाती हो। तो आधुनिक शिक्षा की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह यह है कि औपचारिक शिक्षा की प्रधानता है। आधुनिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा ही प्रदान की जाती है। यह शिक्षा अनेक विषयों में विभाजित होती है और प्रत्येक विषय का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। हर कक्षा के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित की गई है। उस समयावधि के भीतर उस पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है और विद्यार्थियों को परीक्षा पद्धति के द्वारा एक निश्चित समय पर जब पाठ्यक्रम पूरा करने की अवधि समाप्त हो जाती है तो एक परीक्षा आयोजित की जाती है और उस परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी कुशलता और प्रतिभा का
प्रमाण देना होता है। एक परीक्षा ली जाती है और उसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि परीक्षार्थियों ने, विद्यार्थियों ने कितना सीखा। यह आधुनिक शिक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है शिक्षा का अन्य संस्थाओं से संबंध। इससे तात्पर्य है कि वर्तमान जो शिक्षा है उसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाएं भी प्रविष्ट कर गई हैं। सामाजिक संस्थाओं का भी उसमें प्रवेश है। आर्थिक रूप से लगभग सारे शिक्षण संस्थान कुछ स्वायत्त संस्थानों को छोड़ करके सरकार पर आश्रित हैं। और राजनीतिक व्यवस्था, संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारण, अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों का स्थानांतरण सब राजनीतिक व्यवस्था से ही संचालित होती है। सारे कार्य ये सरकार ही करती है। तो शिक्षा में इन तीनों संस्थाओं का प्रवेश है, इनसे प्रभावित होती है शिक्षा। शिक्षा जो है स्तरीकरण का माध्यम है। स्तरीकरण से तात्पर्य है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक दूसरे से उच्च और निम्न अनेक स्तरों में बटा हुआ है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से 3 विभाजन किया गया है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यह स्तरीकरण किया गया है। इसमें नियुक्त अध्यापक भी प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षक कहलाते हैं। इसमें पढ़ने वाले बच्चों का भी स्तरीकरण है इन्हीं की तरह से कि जैसे अगर वो प्राथमिक में है तो प्राथमिक विद्यार्थी, माध्यमिक के हैं तो माध्यमिक के विद्यार्थी और उच्च शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी हैं तो वह वहाँ के विद्यार्थी कहलाते हैं। यह स्तरीकरण हुआ है। शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि। गतिशीलता से तात्पर्य है स्थिति में परिवर्तन। और यह गतिशीलता 3 प्रकार की है। स्थानीय गतिशीलता, शिक्षार्थी भी और शिक्षक भी। शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए और शिक्षक शिक्षा प्राप्त करके जब शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर रहा है तो उसकी स्थानीय गतिशीलता होती है, अर्थात उसे जहां नौकरी प्राप्त होती है वह स्थान परिवर्तन करके वहां चला जाता है। यह हो गई स्थानीय गतिशीलता। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता। वह जिस समाज में जाकर के बसता है, निवास करता है। जैसे यदि उत्तर भारत का व्यक्ति है और नौकरी के हेतु वह दक्षिण भारत में जाकर के बसा या पूर्वोत्तर के राज्यों में गया तो वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन सबको वह अपना लेता है। यह हो गई सामाजिक गतिशीलता। और तीसरी है व्यावसायिक गतिशीलता। जो आधुनिक शिक्षा है यह व्यावसायिक गतिशीलता को विशेष रूप से बढ़ा रही है। यह आवश्यक नहीं है कि डॉक्टर पिता का जो पुत्र है वह डॉक्टर ही बने, वह कोई दूसरा व्यवसाय भी अपना सकता है। व्यवसायी पिता का पुत्र आवश्यक नहीं है कि वह अपने पिता का व्यवसाय ही करे, वह कोई दूसरा व्यवसाय या नौकरी भी कर सकता है। यह व्यावसायिक गतिशीलता भी आधुनिक शिक्षा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद बच्चों जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित है उसमें विशेषीकरण से तात्पर्य है स्पेशलाइजेशन का विशेष महत्व है। स्पेशलाइजेशन से तात्पर्य है कि जैसे यदि बच्चा इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे क्षेत्र बटे हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग, खनन का इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जहाजरानी इंजीनियरिंग, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र हो गए हैं और उसमें विशेष दक्षता प्राप्त करके तत्संबंधित क्षेत्र में बच्चा अपना विशेष योगदान प्रदान करता है।
भारत में शिक्षा। बच्चों, अब हम भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप है इससे परिचित होंगे। विश्व के दूसरे देशों में जहां संस्थागत किसी संस्था के माध्यम से शिक्षा का विकास जहां बहुत ही बाद में हुआ है, वहीं भारत में शिक्षा की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। और इस शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, धर्मशास्त्रों के ज्ञान, आयुर्वेद तथा ज्योतिष के ज्ञान का विशेष महत्व था। यह पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु के रूप में समाहित थे। भारत में बौद्ध साम्राज्य की स्थापना के साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें पूर्वी एशिया तक के विद्यार्थी आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। इस समय पर बहुत ही महान शिक्षार्थी और विद्यार्थी वहां से निकले। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा इसी विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। भारत शिक्षा का महान गढ़ था। इनमें विभिन्न विषयों, विशेष करके आयुर्वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, इन विषयों का बहुत ही गहन अध्ययन होता था। राजनीतिक अस्थिरता कुछ कालों बाद जब भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे, उन अस्थिरता के कारण ये दोनों विश्वविद्यालय समाप्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वह 2 वर्षों तक लगातार जलता रहा। संपूर्ण जो पुस्तकें थी वह जल करके नष्ट हो गईं और 11वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक लगभग पूरा भारतीय समाज संस्थागत शिक्षा से वंचित रहा। उसे कोई विशेष उच्च शिक्षण संस्थान नहीं प्राप्त हो पाए। गुरुकुलों में जो थोड़े बहुत ज्ञान रखने वाले या ज्ञानवान अध्यापक रह गए थे, वही गुरुकुल में अनौपचारिक शिक्षा की भांति विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करते रहे। यह भारत के लिए बहुत दुख का समय था। उस समय इसकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। कालांतर में जब ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होने लगी, तब अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, जरूरत महसूस हुई। इसके फलस्वरूप मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की एक ऐसी योजना तैयार की जिससे प्रशासन में अंग्रेजी के माध्यम से कार्य करने वाले क्लर्कों को तैयार किया जा सके। मैकाले ने भी सिर्फ इतना ही प्रयास किया कि जो भारतीय हैं वह अंग्रेजी सीख करके हमारे प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित कर सकें और हम उन्हें क्लर्क बना सकें, हमारे लिए वह एक उत्पाद के रूप में इस्तेमाल हो सके। बस इतना ही सोचा मैकाले ने। कालांतर में मद्रास, कोलकाता, मुंबई, पुणे तथा दूसरे अनेक नगरों में उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित हुई और भारतीय समाज का व्यक्ति धीरे धीरे इन संस्थाओं में पढ़ने लगा। 1947 में भारत के आजाद होने के साथ शिक्षा के विकास को सबसे अधिक जरूरी मानते हुए इसमें तेजी से विस्तार किया जाने लगा। अंग्रेजों के समय में शिक्षा का संबंध केवल कुछ परंपरागत विषयों से ही था, परंतु आजाद भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया जाने लगा। इस समय विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी सर्वाधिक संख्या में
भारत में प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, भारत की जनता को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षा नीति आई थी 1986 में। इसे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। पहला उद्देश्य है एक संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के द्वारा भारतीयों में ज्ञान, उद्देश्यपूर्ण जीवन तथा आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। जो शिक्षा का सर्व प्रमुख कार्य है कि वह ज्ञान को बढ़ाए, जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाए और व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाए। इन तीनों बिंदुओं को बढ़ाने के लिए इस शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई थी। इस शिक्षा नीति का यह उद्देश्य था। उसके बाद शिक्षा के परंपरागत रूप में परिवर्तन करके इसके द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना। परंपरागत रूप, जो हमारे परंपरागत विषय थे, ज्योतिष, संस्कृत, आयुर्वेद, इसके अतिरिक्त विज्ञान को और आधुनिक विषयों का समावेश किया गया, जिससे सामाजिक परिवर्तन तेजी से हो सके। हमारा भारतीय समाज भी विश्व समाज के समकक्ष समुन्नत हो सके। इसका प्रावधान इस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। शिक्षा को इस तरह नियोजित करना जिससे उसे सामाजिक विकास, भौतिक कल्याण, राजनीतिक विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा न्याय पर आधारित गुणों के विकास का माध्यम बनाया जा सके। इन सारे बिंदुओं पर गंभीर विवेचना करते हुए इसको अपनी शिक्षा नीति में शामिल करके भारत के भौतिक विकास को समुन्नत बनाए जाने का प्रयास किया गया। 1986 की शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक चेतना के विकास का कारण बनाया गया जिससे विभिन्न संघर्षों और तनावों को कम किया जा सके। यह वस्तुतः हुआ भी है। जो जातिगत भेदभाव अपने समाज में प्रचलित था, उन सभी वर्गों को एक ही स्थान पर शिक्षा दे करके, उनको एक ही जैसा पाठ्यक्रम पढ़ा करके इस संघर्ष और तनाव को कम करने में यह शिक्षा नीति बहुत ही सफल रही है। अब जो छुआछूत की भावना पहले प्रचलित थी, उस स्वरूप में तो भारत में कदापि अब नहीं पाई जाती है। अब इसका काफी हद तक निस्तारण हो चुका है। शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के साथ ही सभी को विकास के समान अवसर मिल सके। समान पद पर कार्य करने वाले किसी भी जाति वर्ग को किसी भी प्रकार का विभेदीकरण का अनुभव न हो, उनको सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी समान अवसर प्राप्त हो सके, ऐसी इस शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई थी। यह इस शिक्षा नीति का उद्देश्य था। नागरिकों में बंधुत्व की भावना विकसित हो और वैयक्तिक गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हो, यह भी इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। शिक्षा के माध्यम से उन मूल्यों को प्रोत्साहित करना जो वैज्ञानिक, नैतिक और विवेकपूर्ण हो, इसकी भी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा के द्वारा देश की नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, राष्ट्रीय एकता तथा मिली जुली संस्कृति से परिचित कराने के साथ ही धार्मिक और जातिगत विभाजनों के दोषों से अवगत कराना है।
हमारी जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसमें यह विशेष ध्यान दिया गया कि शिक्षार्थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से सुपरिचित हो कि किस प्रकार वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया। वह हमारी जो मिली जुली भारत की भारतीय संस्कृति है, इसमें बहुत सारे धर्मों, बहुत सारे वर्गों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार का खान पान है, विभिन्न प्रकार का पहनावा है, उस सारी संस्कृति से सुपरिचित हो सके, यह भी इसमें प्राविधान किया गया। और जो धार्मिक और जातिगत विभाजन है, यह हमारे समाज को किस प्रकार से खोखला बना रहा है, हमारे देश को विकसित होने में किस प्रकार बाधा पहुंचा रहा है, इन दोषों से भी अवगत बच्चे हों, इसका पूरा प्रावधान किया गया। कि आप जाने कि जातिगत रूप से यदि हम एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते रहेंगे तो हम कभी भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राष्ट्रीय स्तर पर विकसित नहीं हो पाएंगे। इन दोषों से आप अवगत होइए और उनसे दूर होइए। छात्रों को अपनी राष्ट्रीय गौरव के प्रति जागरूक बनाना तथा अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मविश्वास पैदा करना। आप जिस क्षेत्र में विशेष अभिरुचि रखते हैं उसी क्षेत्र में आप जाइए, उसी क्षेत्र में कार्य करिए और यह आत्मविश्वास स्वयं के भीतर पैदा करिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह सर्वोत्तम है और हम उसमें सफल होंगे। यह भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। अध्यापकों की मनोवृत्तियों तथा व्यवहारों में परिवर्तन करके उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करना, समय समय पर अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना भी इस शिक्षा नीति में समाहित था। कि जब प्रशिक्षित और उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे तो वह उन्हें सही दिशा निर्देश देंगे, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करेंगे। समाज कल्याण के लिए विकलांग बच्चे, जिनको वर्तमान में दिव्यांग नाम से संबोधित किया जा रहा है, उन बच्चों के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधाएं प्राप्त हों, इसकी व्यवस्था की गई। ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षण संस्थान खुले। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए भी विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई, विशेष उनको शिक्षा दी जाए, इसके लिए विशेष सुविधा उन्हें प्राप्त हो, इसकी भी व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में तो जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है कि उनको विद्यालयीय समय से अतिरिक्त 2 घंटे का समय और दिया जाए, विज्ञान, गणित और भाषा वो सीख सकें, इसके लिए उनको विशेष समय दिया जा रहा है। वह जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं। उसके बाद इस शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई कि जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी प्रतिभा कहीं दबी न रह जाए, उनके लिए विशेष प्रकार के आवासीय विद्यालय, जिनको नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है, इन विद्यालयों की स्थापना की गई ताकि वह बच्चे वहां जाएं और अपनी प्रतिभा को और निखार करके देश के समुन्नति में अपना योगदान प्रदान करें। यह तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता है। अब हम सर्व शिक्षा अभियान क्या है इसको समझ लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं और यह भारत में कब लागू हुआ।
प्यारे बच्चों, हम एक समग्र दृष्टि डालते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान भारत में प्रचलित हुआ उनके भीतर कौन कौन से तत्व समाहित हैं, उस पर भी हम एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसी के फलस्वरूप 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसकी समीक्षा करके इसे एक नया रूप दिया गया और वर्ष 2000 से सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया गया, अर्थात सभी के लिए यह शिक्षा अनिवार्य है। जितने बच्चे 14 वर्ष तक की आयु के हैं उन सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी गई और एक अभियान चलाया जाने लगा कि कोई भी बच्चा इससे छूट ना जाए, सभी बच्चों को पढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो सके, सब पढ़े सब बढ़े। इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। इसके कुछ लक्ष्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना। यह 2010 तक पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान अभी 2020 तक भी चल रहा है। इसकी प्रक्रिया अभी और आगामी वर्षों में भी चलती रहेगी। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए एक समयबद्ध योजना को लागू करना, यह भी सर्व शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा बच्चों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि करना। इसी के तहत लगभग हर ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय और एक जूनियर विद्यालय की व्यवस्था की गई है, ताकि उस गांव के बच्चे उसी गांव में, अपने ही गांव में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सके। समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अधिकार देना, किसी भी वर्ग का बच्चा किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर के पढ़ सकता है, यह अवसर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों के संचालन में स्थानीय स्तर के लोगों की सहभागिता को बढ़ाना, इसमें स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, ग्राम प्रधान या जो पार्षद हैं, उनका भी संचालन करने में समावेश किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं, मलिन बस्तियों के लोगों, अभिभावकों, जनजातीय पार्षदों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना, ताकि ये लोग जा करके समाज के लोगों को जागरूक करके शिक्षा हेतु प्रेरित करें और बच्चे आकर के इन बस्तियों में रहने वाले शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा से वंचित न रहें। यह प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है और अभी भी जारी है। सर्व शिक्षा अभियान के नाम से ही यह घोषित है कि समाज के समस्त वर्ग के बच्चे शिक्षण संस्थाओं में जाएं और शिक्षा प्राप्त करके समाज के समुत्थान में अपना योगदान प्रदान करें। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 उद्देश्यों की चर्चा करिए। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। और चौथा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? अभी हम लोगों ने जाना है कि यह सर्व शिक्षा अभियान क्या है। प्यारे बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।